कंघी करते समय 2 से 4 बाल का टूटना सामान्य है, लेकिन अगर ये गुच्छे के गुच्छे बनकर गिर रहे हैं तो वाकई चिंता का विषय है। हमने हेल्थ उजाला की पिछली वीडियोस में हेयर फॉल पर बात की और डॉक्टर से जाना कि कैसे आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। लेकिन पहले आज की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज बात करेंगे कि जो लोग बालों को फिर पाने की चाहत में हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चुन रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किसे कराना चाहिए और इसमें कुल कितना खर्च आ जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक टाइप की सर्जरी है जिसमें आपके फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो आपके पीछे के सर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में ऑसिपिटल स्कैल्प कहा जाता है। वहाँ से आपके फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करके आपके बैल्ड एरिया में, जहाँ पे बाल नहीं है, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो वाले फॉलिकुलर यूनिट्स लगाए जाते हैं। मोटी मोटी भाषा में इस प्रोसीजर को हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब सुनिए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट कितनी तरह से होता है। इसमें जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है जो आज की डेट में होता है उसे बोलते हैं FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपके पीछे के एरिया से फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक एक करके फॉलिकुलर यूनिट्स निकाले जाते हैं और जहाँ पे हमारा बैल्ड एरिया है, सपोजिंग यहाँ पे है या यहाँ पे है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे स्लिट्स बना के उन फॉलिकुलर यूनिट्स को लगाया जाता है। एक और प्रोसीजर जो किया जाता है वो होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसको FUT प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें एक पूरा बैंड ऑफ हेयर निकाला जाता है पीछे से और फिर उसे फॉलिकुलर यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है और उसे बैल्ड एरिया में, यानी कि जहाँ पे बाल नहीं है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या हर कोई इस प्रोसीजर के लिए जा सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट कौन करवा सकता है, सुनते हैं एक्सपर्ट से। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट या आदर्श कैंडिडेट वो है जिसका स्कैल्प हेल्दी हो, जिसके स्कैल्प में कोई भी बीमारी ना हो, जिसके सर में कोई भी बीमारी ना हो। बहुत सारी स्किन की कंडीशंस होती हैं जो बालों में भी होती हैं। दूसरी बात यह है उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन, मतलब अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। कोई बड़ी बीमारियां हेल्थ रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई एक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज़, डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़। कंट्रोल डायबिटीज़ में फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पर अनकंट्रोल डायबिटीज़ में 2 बार सोचा जाता है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोई बड़ी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या कोई और बड़ी बीमारी, तो उस केस में हमें पर्सन टू पर्सन, केस टू केस देखा जाता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एलिजिबल है या नहीं। दूसरी चीज़ एक हेल्दी स्कैल्प, जैसा कि मैंने बताया, जनरल हेल्थ कंडीशन। एंड तीसरी चीज़ डोनर एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनर एरिया जहाँ से बाल लिए जाएंगे, पीछे के एरिया से बाल लिए जाते हैं, तो डोनर एरिया आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छी का क्या मतलब है कि वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छे फॉलिकल्स का प्रेजेंस होना चाहिए, जो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशन पे, उसकी एज पे, उसके हेयर के स्टेटस पे। तो इन सब चीज़ों पे ये और भी डिपेंड करता है कि डोनर एरिया कैसे है, और उस वही चीज़ आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस को भी डिटरमाइन करते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट की कोई क्वेरी आती है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के साथ जो कॉमन रिस्क है वो एनेस्थीसिया वाले रिस्क होते हैं, कि एनेस्थीसिया सही ढंग से ना दिया जाए, ज़्यादा दे दिया जाए या कम दे दिया जाए। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसीलिए पहले पूछा भी जाता है कि पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, या ऐसी कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही। कई बार पेन हो जाता है, कई बार कुछ नमनेस भी हो जाती है, कोई नर्व लॉस, सेंसेशन लॉस हो जाता है नर्व डैमेज की वजह से। तो ये सब रिस्क हो सकते हैं, बट अगेन ये सब चीज़ें आप अगर एक कॉम्पिटेंट स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ही प्रोसीजर कराते हैं तो ये सब चीज़ों का रिस्क बहुत कम होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है पोस्ट प्रोसीजर के बाद? आमतौर पे हल्का फुल्का स्वेलिंग, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की दवाइयाँ दी जाती हैं। पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। थोड़ा बहुत पेशेंट्स को नमनेस फील होता है, हल्का फुल्का नमनेस होता है कुछ दिन के लिए, अगेन वो ठीक हो जाता है। तो ये सब रिस्क हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कितना खर्च आता है? हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की कॉस्ट टिपिकली पर ग्राफ्ट ली जाती है, जो टिपिकली 30 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर ग्राफ्ट कॉस्ट होता है, जो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। और आम तौर पे इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस प्रोसीजर को कवर नहीं करती, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर माना जाता है, ना कि मेडिकल प्रोसीजर। वहीं डॉक्टर से सुनिए कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट भौं या फिर दाढ़ी पर भी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट आईब्रोज पे भी किया जाता है, बियर्ड पे भी किया जाता है, जिनको बियर्ड में बेल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे बाल नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी स्किन कंडीशंस और हेयर कंडीशंस होती हैं। आईब्रोज के लॉस की भी कंडीशंस होती हैं, कुछ स्कारिंग कंडीशंस होती है जिसमें फॉलिकल्स लॉस हो जाते हैं, कुछ नॉन स्कारिंग होती है। दोनों केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। पर्सन टू पर्सन बेसिस पे हम एलिजिबल कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के कितने समय बाद व्यक्ति अपने रोजाना की सामान्य गतिविधियों में फिर से वापस जा सकता है, यानी इन्हें फिर से शुरू कर सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अगले ही दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेस्क वर्क है तो 4 से 5 दिन में आप वापस अपने जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी वाला वर्क ज़्यादा है, जिसमें कि भाग दौड़ होती है या धूप में जाना या ज़्यादा चलना होता है, तो 7 से 10 दिन बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप वापस ज्वाइन कर लें। और व्यायाम जो है, आप हफ्ते 10 दिन में वापस व्यायाम पे भी जा सकते हैं। ये तो हमने जाना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि अगर आप वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस तरह की चीजों का सेवन करना चाहिए। देखिए, जब भी हम फैट फ्री डाइट की बात करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, वेट मैनेज करना है, तो हमें फैट को कम्प्लीटली एक्सक्लूड करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे ये चेंज लाने की ज़रूरत है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उसमें फैट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और फैट कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है इनसाइड आवर बॉडी ऑर्गन्स। और बहुत सारे विटामिन जो एब्जॉर्ब होते हैं, उसके लिए हमें फैट चाहिए। तो हेल्दी फैट, बैड फैट, जो ट्रांस फैट्स हैं, ये 2 कैटेगरी हैं। आपको हेल्दी फैट्स में जो भी जैसे मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात कर रही थी, ऐसे फैट्स आपको चाहिए। तो फैट कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करना है आपके डाइटरी सोर्सेज से। फैट को इंक्लूड करिए, लेकिन हेल्दी फैट लें और कंट्रोल्ड और लिमिटेड अमाउंट में। अगर हेल्दी फैट भी आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ऑल्टर्ड है, लिपिड प्रोफाइल आपका अच्छा नहीं है, तो आपको हेल्दी फैट इंक्लूड करना है। और इसके लिए आप फोर्टिफाइड जो भी रिफाइंड अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फोर्टिफाइड अगर है विटामिन से तो वैसे ऑयल यूज़ करिए। और आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी में कुकिंग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको टॉप ऊपर से थोड़ा ले सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ही अच्छा है आपके हार्ट के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल। और जो खासकर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर रही थी, जो कि बहुत सारे आपके जो अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वैसे सोर्सेज को इंक्लूड करिए। ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में आपके होने चाहिए। और हेल्दी देसी जो घी है, जो A2 घी मैं रेकमेंड करती हूँ, वैसी चीज़ें लें। और आप कोशिश करें कि जो विजिबल फैट है, जो आप देख पा रहे हैं, जो कि आप फैट ले रहे हैं, उसको कंट्रोल्ड और लिमिटेड अमाउंट में लें। हेल्दी बट लिमिटेड अमाउंट। अब फायदे की बात में सुनिए कि चुकंदर का जूस पीना आपके लिए क्यों फायदेमंद है। चुकंदर में आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है। चुकंदर का जूस लिवर को डिटॉक्स करता है। फाइबर से भरपूर चुकंदर का जूस पीने से मोटापा भी कम होता है। चुकंदर के जूस में कैलोरी काफी कम होती है, इसमें फैट्स नहीं होते हैं। चुकंदर का जूस पीने से काफी समय के लिए पेट फुल रहता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। चुकंदर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।